हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ क्लास में, मैथ फाउंडेशन बैच में। हम पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कर चुके थे मैथ सब्जेक्ट से कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं और कौन कौन से एग्जाम में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारी कंपटीशन में यूज आती है। तो मोस्टली उस वीडियो में कवर कर चुके थे मैथ के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसका सिलेबस, प्रत्येक चैप्टर वाइज। आज हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर लेंगे दोस्तों, ना? ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर क्या है? 2 है। और बारीकी से हम आपको बता दें, यहाँ पर जो एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। मैथ्स गणित हमने सेशन चला रखा है दोस्तों, फाउंडेशन बैच। किसका है दोस्तों? हमारा यहाँ पर सेशन फाउंडेशन बैच का हमारा यहाँ पर सेशन है। और थ्योरी एंड एमसीक्यूज किसके लिए दोस्तों? थ्योरी एंड एमसीक्यूज के लिए। थ्योरी एंड एमसीक्यूज के लिए क्लास नंबर 2 है हमारी। और इस क्लास में क्या स्पेशल है आज के लिए, वो हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो आज स्पेशल है सर हमारे यहां पर नंबर सिस्टम। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उससे हमने पर शुरुआत की है नंबर सिस्टम से। बोले तो संख्या पद्धति। हिंदी में क्या लिखते हैं सर इसको? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है। आज इसमें हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। और कंपटीशन में मैथ कौन कौन से चैप्टर होते हैं, क्या क्या सिलेबस है, उन सब के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर चुके थे, पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे पूरे सिलेबस को। अब हम यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर हमारी जो यूनिट नंबर 1 है। यूनिट 1 बोल दो इसको, चैप्टर 1 बोल दो, है ना? ये हिंदी में प्रश्नावली 1 बोल दो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रतियोगी गणित है हमारी, कंटेंट्स ऑल टॉपिक्स। और उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। क्या है सर हमारा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। और उसके बारे में हम यहाँ पर क्या क्या जानेंगे सर? संख्याओं के प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर, एक संख्या अभाज्य है या नहीं उसकी जांच करना, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना, संख्या पद्धति पर आधारित सवाल शॉर्ट ट्रिक्स के अनुसार, विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स, और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ यहाँ पर जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से। और ये फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, क्लास नंबर 2 है मैथमेटिक्स की। और ये जो नंबर सिस्टम है, संख्या होती क्या है उस चीज के बारे में आपको हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे कि संख्याओं को लिखा कैसे जाता है, संख्या होती क्या है, संख्याओं की शुरुआत कहां से हुई, कैसे उनका निर्माण हुआ, कैसे इनको लिखा जाने लगा, उन सब चीजों को हम बारीकी से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या परिभाषा पढ़ी हमने सर? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। और इनके लिए दोस्तों निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित की जाती हैं। कि इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं यहाँ पर निरूपित की जाएंगी। और वो जो संख्या होंगी वो किस प्रकार से होंगी? दशमलव पद्धति में होंगी, है ना? द्विधारी संख्या पद्धति होगी, अष्टधारी संख्या पद्धति तथा षोडशाधारी संख्या पद्धति आदि कुछ प्रमुख प्रचलित संख्या पद्धति है। कि संख्याओं को लिखा कैसे जाएगा, उनको मानक रूप कैसा होता है, उनका प्रसारित रूप कैसा होता है, और कौन कौन सी संख्याएं होती है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है सर,
चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। पहले जानकारी लेते हैं हम यहाँ पर संख्या के बारे में। और फर्स्ट संख्या है सर हमारी प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंट्स नंबर, जिन संख्याओं को हम गिन सके, जिन संख्याओं को हम गिनते हैं, उन संख्याओं को क्या कहा जाता है सर? यहाँ पर प्राकृत नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 2 3 से लेकर के ना 1 2 3 से लेकर के 9 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर के जितने भी अनगिनत संख्याएं चलती है उनको क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। फिर दूसरे नंबर पर आता है सर हमारा पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है। जैसे 0 1 2 से लेकर के 9 तक, फिर आगे तक की संख्याएं। पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है सर हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर होते क्या है? इंटीजर दो तरह के होते हैं दोस्तों। देखो, प्राकृत संख्या में जीरो और ऋण संख्याएं सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब ये पूर्ण संख्या है कैसे सर? इस चीज को हम जानते हैं। जैसे यहां पर देखो -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3। एक तरफ तो जीरो है, एक तरफ फिर नेगेटिव नंबर है, और एक तरफ सर हमारे पॉजिटिव नंबर है। एक तरफ तो हमारी नेगेटिव नंबर है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर है, और ये हमारा क्या है सर? जीरो। तो जीरो के एक तरफ तो नकारात्मक संख्या होंगी जो घटते हुए क्रम में होंगी। नेगेटिव की जो संख्या जितनी छोटी है वो उतनी मान में बड़ी होती है, इस चीज को ध्यान रख लेना। नकारात्मक में जो संख्या जीरो के नजदीक होती है, जिस संख्या को हम छोटी समझते हैं, वो वास्तव में उतनी ही बड़ी संख्या होती है, क्योंकि वो जीरो के सबसे पास में होती है। और पॉजिटिव में, सकारात्मक में क्या होता है? जो ये आरोही क्रम में चलती है, बढ़ते हुए क्रम में, जो संख्या जीरो के नजदीक होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो संख्या जीरो से जितनी दूर जाएंगे वो उतनी बड़ी होती जाएंगी। ये फंडामेंटल है यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्णांक संख्याओं में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सम संख्या। सम संख्या आप आराम से दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते रहो कि इवन नंबर्स क्या होते हैं? दो से विभाजित सम संख्या है। जैसे जो संख्याएं दो से विभाजित होती है उनको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10 तक, हाँ, फिर संख्या यहां पर बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट आता है सर हमारा विषम संख्या, और नंबर्स। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हो, ऐसी संख्या है जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हो। ऐसे 1 3 5 7, है ना, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, जो दो से विभाजित ना होती है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगला सर हमारा भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब है फैक्टोरियल नंबर, जिनमें किसी संख्या का भाग जा सके। जैसे ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे, यानी फैक्टोरियल नंबर। जैसे 4 है, 6 है, 8 है ना, 8 है, 6 है, 9 है, 10 है। इस प्रकार से हमारे आगे के नंबर्स बढ़ते जाएंगे और वो हमारे भाज्य संख्या कहलाएंगे। फिर अगला है सर इसमें अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे प्राइम नंबर में आ गया हमारे यहाँ पर 2 3 5 7 11, है ना, 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67, फिर हो गया 71 73 79, और भी हम इसमें आगे लिख सकते हैं। 79 के बाद में सर 83 हो गया, ठीक है, 87 हो गया, 89 हो गया, 93 हो गया,
और कौन सी हो सकती है सर? एक 97 है। 97 भी हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इतना हमने जाना। अब आगे है कि प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 है, केवल प्रथम अभाज्य संख्या सम है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य किससे भी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा ये और चीज है, देखो, प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सारी संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। और जो नंबर हमारा एक है, इसको हम ना तो प्राइम नंबर बोल सकते हैं ना फैक्टोरियल नंबर बोल सकते हैं, कि ना तो भाज्य संख्या कह सकते हैं ना इसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। फिर अगले नंबर पे आते हैं सर हमारी परिमेय संख्या, रेशियो नंबर। अब रेशियो नंबर क्या होता है? जो संख्या p बटा क्यू, p बटा क्यू का मतलब क्या होता है सर? अंश बटा हर, अंश बटा हर। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ना, अंश बटा हर। यानी कि परिमेय संख्या क्या होगी सर? जो संख्या p बटा क्यू के रूप में हो, जहां p और q दो पूर्णांक है, जहां पर p और q दो पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 17/49, 0, 5, ऐसे कितनी भी ऐसी संख्याओं को हम यहाँ पर पूर्ण परिमेय संख्या कह सकते हैं। फिर आगे आता है सर हमारा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या p बटा q के रूप में न हो, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं हो, जैसे √5, √8, √15, √7/4, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, 10, 15, ऐसे बहुत से नंबर्स होते हैं जिनको हम अपरिमेय इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो p बटा q के रूप में नहीं हो, सिंगुलर लाइन में चलती रहो एक तरह से सीरीज वाइज, लेकिन वो क्या हो? एक तरह से कोफैक्टर हो, हमारे अंडर रूट के अंदर हो कोई भी संख्या। ठीक है, ऐसे मान लो। फिर आगे है हमारे इसमें अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर होता है परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर परिमेय संख्या होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? उनका योग होगा। दो परिमेय संख्याओं की गुणा परिमेय संख्या होगी। बिल्कुल, यदि हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा करेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी हमारी। फिर है एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का योग अपरिमेय संख्या होगी। और यदि हम एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो उनका योग क्या होगा सर? अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय की गुणा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये हमको यहाँ पर कुछ कंटेंट रूप दे रखे हैं कि किस प्रकार से हम अपरिमेय संख्या को निकाल सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। फिर आगे 10वां नंबर सर सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे 3 है, 8 है, 5 है, 16 है, 7 है, 20 है। इन जोड़ों को हम क्या बोलते हैं सर? सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, सॉरी 8 5 नहीं, 3 है, 85 है, 167 है और 20। फिर आगे सर हमारा 11 नंबर पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? जो परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे सर हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। ठीक है, आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आम गणना में नॉर्मली जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, गिन सकते हैं, उनमें प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या नहीं होती। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, उसको हम क्या सर कह सकते हैं सर? रियल नंबर भी कह सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? रियल नंबर ना, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे सर? इसको हम यहाँ पर
वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे 1, 15, 82 है ना, 0.1, 3/4, ये सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर सेशन में। अब आपको कुछ हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं एक तरीके से। भाई शॉर्ट ट्रिक्स है क्या, देखो, दो संख्या के बीच कितने अभाज्य संख्या है, उनको निकालने के लिए कोई संख्या इरास्टोनिस के द्वारा, इरास्टोनिस किसी साइंटिस्ट का नाम था, के द्वारा एक विधि का उल्लेख आता है। परंतु प्रतियोगिता परीक्षा में किसी दी हुई संख्या के अभाज्य होने का या न होने पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि p एक दी हुई संख्या है, तो सबसे पहले आप n एक ऐसी संख्या खोइए जो n की पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन क्या हो जाए, p हो जाए। उस चीज को हम यहाँ पर मानेंगे। अब आप n से छोटी सभी अभाज्य संख्या p को भाग दे। यदि p इनमें किसी भी संख्या से भाजित ना हो तो p अभाज्य है, ना तो p भाज्य होगी। या तो p भाज्य होगी या p अभाज्य होगी। उसके बाद क्या है सर, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, इसको प्रूव करना है। क्या 437 अभाज्य है? क्या 437 अभाज्य है? तो हम इसको कैसे करेंगे? अब 437 क्या हुआ सर, किससे छोटा है? 21 की घात 2, 441 होता है ना। तो इस 441 से छोटा है हमारा 437। इस चीज को आप जानते हो, यहां पर दे रखा है। तो 21 से छोटी अभाज्य संख्या क्रम से कौन कौन सी होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जो 437 संख्या 19 से विभाजित है, अतः 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब हमको ये पूछा गया है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अब ये किसके स्क्वायर के बराबर नहीं है? 21 के स्क्वायर के, 21 के वर्ग के बराबर नहीं पहुंच रही, लेकिन उसके नीचे जो जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे वो विभाजित हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। इस ट्रिक्स को आप ध्यान दे लेना, अच्छे से समझ लेना। फिर आगे एग्जांपल दे रखे सर। एग्जांपल यह है कि क्या 811 अभाज्य है? अब 811 सर किसके करीब है? 900 के करीब। ठीक है, अब 900 क्या है? 30 का स्क्वायर है। ठीक है सर, तो ये हमको दे रखा है 30 का स्क्वायर है, वो 811 से बड़ा है। अब 30 के से छोटी जो अभाज्य संख्या है क्रम से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 है। तो जो हमारा 437 है वो किसी संख्या से विभाजित नहीं है, अतः 811 एक अभाज्य संख्या है। अतः 811 हमारे यहाँ पर एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। जब हमारा 437 की संख्या से विभाजित नहीं है तो 811 भी अभाज्य है, ये भी किसी से विभाजित होगा ही नहीं। ये कंडीशन कब है? जब सब 811 हमारे 30 से कम हो, 30 के वर्ग से कम हो। ठीक है महोदय। अब आगे कुछ परिभाषाएं दे रखी है, जैसे परिमेय संख्या, रेशियो नंबर को क्या बोलेंगे? उसकी परिभाषा है सर, वह संख्या इसको हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक संख्या हो और p ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है सर यहां पर? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना। आप कितने भी बड़ी परिमेय संख्या यहां पर निकाल सकते हो। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे फाइंड इनफाइनाइट रेशियो नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स इन, ठीक है, कि आप इसको क्या बोलेंगे? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालने के लिए हम निम्नलिखित फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब हमको सूत्र दे रखा है सर, इस सूत्र को आपको डीपली पढ़ना है, समझना है, इसको मजाक में नहीं लेना है। देखिए, अगर m और n दो परिमेय संख्या है, m और n यहां पर दो परिमेय संख्या है, और m इज लेस देन n, m n से छोटा है, तो m और n के बीच परिमेय संख्या किससे निकाली जाएंगी सर? 1/2
गुणा m प्लस n, 1/2 गुणा m प्लस n, इससे निकाले जाएंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या 2/7 और 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला था 1/2 m प्लस n, 1/2। ठीक है। m की वैल्यू क्या है सर हमारे यहाँ पर 2/7 m हो गया, 3/4 n हो गया, 2/7 प्लस 3/4, 1/2। ये क्या हुआ सर हमारा 28 हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर, और 28 एलसीएम आने पर सर इधर 8 हो गया प्लस इधर 21 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 1/2, ये हो गया सर हमारा यहाँ पर 29/28। अब ये 2 से ये कट जाएगा सर, कटेगा क्या गुणा होएगा, 1/2 गुणा होएगा सर, यहाँ पर गुणा होएगा ना, ये गुणा हो रहा है तो 29/56, 29/56 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। कट नहीं रहा है सर, ये गुणा हो रहा है इसमें ना। ठीक है। क्योंकि ये जो 28 था वो नीचे है, इससे मल्टीपल है वो। अगला देखते हैं सर, यदि दो संख्या p और q है, इनके बीच हमें n परिमेय संख्या निकालनी है तो उसकी दो विधि है कि यदि दो संख्या p और q है उनके बीच हमें n परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए हमको दो विधि यहां पर बताई गई है, और वो कौन कौन सी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहली विधि दे रखी है हमको यहाँ पर p प्लस n बटा q, जहां सूत्र में n बराबर 1 2 3 तक रख देंगे। जैसे एग्जांपल सेकंड है हमारा 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया p बराबर 2 हो गया, q बराबर 3 हो गया। पहली संख्या के लिए हम n बराबर 1 लेने पर 7/3 और n बराबर 2 रखने में 8/3, n के अलग अलग मान के लिए अपनी इच्छा से अनगिनत संख्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सही आया ना समझ में? किस सूत्र से दोस्तों, यहां पर देखो p प्लस n बटा q। अब p हमारा क्या है यहां पर 2 प्लस n कितना हो गया सर हमारे यहां पर 3, सॉरी q हो गया वहां पर 3, और ये n कितना था हमारे यहां पर 1। तो हो गया ना 3 दूनी 6 1 7/3, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 2 8/3। उस प्रकार से हम यहाँ पर इन मानों को निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर दूसरी विधि दे रखी हमको संख्या को 10 से गुणा और भाग करे। ठीक है। जैसे 2 10 से गुणा और भाग, 10 से गुणा किया 20 हो गया और 10 का भाग दिया, 10 से गुणा किया 10 का भाग दिया। उस प्रकार से लिख सकते हैं 21/10, 22/10, 23/10 से लेकर के 29/10 परिमेय संख्या है। आप 100 से गुणा और भाग देकर भी अधिक संख्या निकाल सकते हैं। अब इनमें आप 100 से गुणा करो, 100 का क्या कर दो भाग कर दो, तो उससे भी हम और भी अधिक संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 2 है 200/100 हो गया, 3 है 300/100 हो गया, 201/100, 202/100 से लेकर के 299/100 तक हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से इन संख्याओं को हम यहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है। ये हो गई हमारी दूसरी विधि। अब कुछ की फैक्टर जान लेते हैं। जो हमारी संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, उस पे आधारित महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स है सर। पहला है हमारा संख्या पद्धति जो हम पढ़ चुके हैं। इस नंबर सिस्टम संख्या के प्रकार हमने यहाँ पर पढ़े। अब आएगा संख्या पद्धति में एक संख्या वाज्य है या नहीं उसकी जांच करना। फिर संख्या पद्धति में आएगा सर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकालना, इसको भी हम जान चुके हैं। फिर आएगा दोस्तों संख्या पद्धति पर आधारित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल शॉर्ट ट्रिक से। फिर पांचवा टॉपिक आएगा यहाँ पर नंबर सिस्टम, यानी भाग डिवीजन, भाजक, डिविजर, भाज्य, डिविडेंट, भागफल
क्वोटेंट, शेषफल, रिमाइंडर और विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, डिविजिबिलिटी बोला जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर गहनता से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सर कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र और संख्याओं के योग से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर अगला है हमारा संख्या पद्धति पर आधारित एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, आरआरबी, कैट, रेलवे, यूपीएससी में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। 8वां है सर हमारा भिन्न, फ्रैक्शन और भिन्न आवर्त दशमलव का साधारण में बदलना। वो जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको फ्रैक्शन में पढ़ेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन में। ये यहाँ पर हमारे कुछ फीचर्स है नंबर सिस्टम के। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल 14 और अंतर 10 है, उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है सर, आंसर इसमें है आंसर आपको साथ के साथ दे दिया यहाँ पर 24। जैसे सर यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11 एवं 13 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 5 शेषफल बचते हैं, तो वो हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर 12,579। ठीक है, आगे एक सवाल दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 55, 127 एवं 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, इसमें 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 137 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसमें आ जाएगा सर 99,783। ये यहाँ पर इनके आंसर भी साथ में दे रखे हैं, इनको आप ट्राई करने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चनों को बनाया गया है और उनका आंसर हम यहाँ पर कैसे बना पाएंगे। अब नया टॉपिक है सर हमारे यहाँ पर इसमें भाग, डिवीजन, भाजक, डिवीजर, भाज्य, डिवाइडेंट, भागफल, कोएफिशिएंट, शेषफल, रिमाइंडर और विभाज्यता की शर्तें यानी डिविजिबिलिटी कंडीशंस, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे भाग, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। जिसका हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसको हमारा भाज्य होता है, जो उत्तर आ रहा है वो भागफल होता है और जो शेष संख्या बच रही है उसको शेषफल कहते हैं। इस प्रकार से हम इस भाजकता के नियम को जान सकते हैं। जिस संख्या का भाग दिया जाता है सर वो भाजक हो गया, जिस संख्या में भाग दिया गया है वो भाज्य हो गया, और भाजक के द्वारा भाज्य में भाग देने पर जो उत्तर आ रहा है वो भागफल हो गया, और कोई संख्या यदि नीचे शेषफल बच रही है तो शेषफल बच्चा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर विभाजकता का नियम लगा सकते हैं। जैसे भाग, डिवीजन क्या होता है, जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं, उनका अर्थ क्या होता है। देखो, भाज्य डिविडेंट जिसमें भाग दिया जाए, भाजक डिवीजर जिसका भाग दिया जाए, भागफल कोएफिशिएंट भाज्य में भाजक का जितनी बार भाग दिया जाए, शेषफल रिमाइंडर भाज्य में भाजक का भाग देने पर शेषफल में बचा मान जिसमें भाजक का भाग आगे पूर्व रूप में समान न जाए वो हमारा शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल न्यूनतम 0 हो सकता है जबकि अधिकतम भाजक से कम हो सकता है। भाजक के बराबर या भाजक से अधिक नहीं होगा, वो तो फिर भाग चला जाएगा, या तो 0 या अधिकतम भाजक से एक संख्या कम हो सकता है। ठीक है, जैसे 7 है, 18 है, 2 है, तो क्या हो गया सर यहां पर ये भाग दिया गया था इस प्रकार से, 7 का भाग 18 में गया 2 बार, यहां पर 14 आ गया ना, ऐसे है ये 7, 18, 7 दूनी 14 बचे शेषफल 2, तो ये हो गया हमारा शेषफल। आगे बात समझ में, भाज्य 18 है, भाजक 7 है, भागफल क्या है
सॉरी 4 आएगा यहाँ पर है ना, भागफल 2 है और शेषफल 4 है। नोट क्या है, भाज्य भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। और भाज्य ज्ञात करना हो तो भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाजक गुणा भागफल। इन सूत्रों से भी हम यहाँ पर भाजकता के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। फिर आगे दे रखा है सर हमें यहाँ पर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल में संबंध क्या होता है। देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजकता के नियम पढ़ेंगे हम। उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं, कि कोई एक संख्या किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। संख्याओं के लिए इस विभाज्यता के कुछ महत्वपूर्ण नियम नीचे दिए गए हैं, उनको हम निम्न रूप से उपयोग कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर कुछ विभाज्यता के नियम आपको बारीकी से दिए गए हैं। संख्याओं के विभाजन के नियम, डिविजिबिलिटी, रूल्स ऑफ नंबर ना, शॉर्ट ट्रिक्स है। जैसे विभाजन की शर्त और शर्तें। विभाजक क्या होता है, विभाजन की शर्तें और उदाहरण। पहला है सर स्वत। स्वत का मतलब क्या हुआ, सभी पूर्णांक 1 से विभाज्य हैं। फिर दूसरा है संख्या का अनंत अंक अंतिम अंक सम 0, 2, 4, 6, 8 हो तो क्या हो गया, जैसे 1 या 294 इसमें अंतिम अंक 4 सम है। फिर दे रखा है सर दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो एवं बहुत बड़ी संख्या हो जिनके अंकों का योग भी बड़ी संख्या हो, उसके लिए यह नियम अंकों के योग पर भी लागू किया जाता है। ये जो अंक है उनके 3 से विभाजित हो या बहुत बड़ी संख्या हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 405 है, 405 है और एक हो गया सर हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे 6, 3, 6, 15 जो कि 3 से विभाज्य है। 16, 499, 205, 854, 376 के अंकों का योग 69 है, ठीक है सर। तो जैसे 6 है, 6 + 9 15, समझ गए। 6 + 9 क्या हो गया, 15 हो गया। 1 + 5 कितना हो गया सर, 6 हो गया, जो स्पष्ट है कि 3 से विभाजित होता है। उस प्रकार से हम यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं। आगे देखते हैं सर, संख्या के इकाई स्थान के अंक में दहाई स्थान के अंक का 2 गुना जोड़िए। संख्या के इकाई अंक के स्थान पर दहाई स्थान का जो अंक होता है उसमें 2 गुना जोड़िए, यानी दहाई स्थान के बाएं के सारे अंकों का इसके लिए कोई महत्व नहीं है। जैसे 5, 0, 9, 6। अब ये 6 है, 6 में सर इसके 2 गुना जोड़ना है, 2 गुणा 9 तो कितना हो गया सर, 9 × 18 से 24 हो गया। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, ठीक है। जैसे 40,832 तो ये 32 इज ए डिविजिबिलिटी बाय 4, ये 4 से विभाजित हो सकती है ना। यदि दहाई स्थान पर स्थित अंक सम हो तथा इकाई स्थान पर 0, 4 या 8 हो। यदि दहाई स्थान का अंक विषम हो तथा इकाई स्थान पर 2 या 6 हो तो क्या करेंगे, जैसे 40,832 से 3 से विषम है तथा अंतिम अंक 2 है तो क्या हो गया, ये 3 से विषम हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं सर यहाँ पर अंतिम अंक 0 या 5 होने पर 490 है, अंतिम अंक 0 है। संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती हो, जैसे 1458 है, 1 + 4 + 5 + 8 तो क्या हो गया 18। 1 + 8 9, ये 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाज्य है और साथ ही अंतिम संख्या सम होने के कारण 2 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। फिर है सर अंतिम अंक में अन्य अंकों के योग का चौगुना जोड़े। 198, 1, 9। अब इनका अंतिम जो अंक है यहाँ पर उसका क्या करना है, हमको चौगुना जोड़ना उससे दोनों का ना। तो 10 से 4 कितने हो गए, 40, 48 हो गया। समझ में आ रहा है चीज। फिर आगे दे रखा है सर यहाँ पर हमको 7 का निम्नलिखित प्रक्रिया के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे
दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों का 3-3 का समूह बना करके इनका एकांतर योग निकालिए। जैसे 1369 है, 851 है, तो क्या हो गया 851 माइनस 1369, 369 प्लस 1, 3-3 संख्याओं का समूह बना करके ना, और एकांतर का योग निकालिए। तो ये आगे 483 जो 7 गुणा 600 6 गुणा 69 है। फिर है अंतिम संख्या का 2 गुना बाकी संख्याओं से घटाइए और जांचे कि परिणाम 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, अब ये देखो जो अंतिम संख्या का 2 गुना, 3 दूनी 6, शुरू की दोनों संख्याओं से घटाना है, जैसे 42, तो ये 7 गुणा 6 हो गया, विभाज्य हो गया। या अंतिम संख्याओं के 5 गुने में बाकी बची संख्याओं को जोड़िए। अंतिम संख्या के 5 गुणे में 4 पंजे 15, 42 63, 7 नाम 63 हो गया। फिर सर यहां पर हमारा 8 का निम्नलिखित प्रक्रिया करने के बाद प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे यदि सैकड़ा के स्थान पर आने वाला अंक सम है तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या की परीक्षा कीजिए, यह 8 से विभाज्य है कि नहीं। 624 24 8 से विभाज्य है। यदि सैकड़ा के स्थान पर आने वाला विषम अंक है तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 जोड़कर परीक्षा कीजिए कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे 352 है, 52 प्लस 4 बराबर 56। इकाई स्थान पर अंक को छोड़ करके जो संख्या बचती है उसके 2 गुने में इकाई वाला अंक जोड़िए और परीक्षा कीजिए कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। 56 है, ठीक है, 5 गुणा 2 प्लस 6, तो क्या हो गया 16, 8 से विभाज्य। संख्या के केवल अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या की परीक्षा कीजिए और देखिए कि 8 से विभाज्य कि नहीं। अंतिम 3 अंक है 152, उनके विभाज्य की है 19 गुणा 8, तो यह 8 से विभाजित हो सकता है या होगा भी। फिर 9 का है सर, सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। बड़ी संख्याओं के लिए क्रिया बार बार की जा सकती है, अर्थात अंकों का योग भी बड़ा हो तो उसकी भी इसी रीति से परीक्षा की जाती है। अंतिम परिणाम 9 आना चाहिए। 2880 है, 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 0 यानी 18:1 हो गया सर। तो 18:1 में हम 8 भाग देंगे, कितना हो गया 19, तो 1 अनुपात नहीं, 18 को हम 1 प्लस 8 9 लिखेंगे तो 9 से भाग जा रहा है। 10 क्या है, अंतिम अंक शून्य होना चाहिए, 130 अंतिम अंक हमारा यहाँ पर शून्य है। तो इस प्रकार से सर हम यहाँ पर इन पूरे नियमों को आज पढ़ चुके हैं। और एक 11 का और रह रहा है सर, इसको भी देख लेता हूँ। निम्नलिखित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। एकांतर अंक को एक एक अंक छोड़कर का योग घटाना कीजिए और देखिए कि यह 11 से विभाजित होता है कि नहीं। 918 082 क्या हो गया, 9 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 0 8 माइनस 2 बराबर 22, 11 से विभाजित है। दाएं से बाएं तरफ संख्या के अंकों को 2-2 के समूह में योग कीजिए और देखिए कि यह 11 से विभाजित होता है कि नहीं। जैसे 627 है तो 6 प्लस 27 33, 11 से विभाजित है। अंतिम अंक को बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से घटाइए और देखिए कि 11 से विभाजित है कि नहीं। अंतिम संख्या को बाकी अंकों में से 627 है तो 62 में से 7 घटाओगे 55, जो हमारे 11 से विभाजित है। ठीक है, तो ये जो सेशन था सर हमारा यहाँ पर नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल क्लास का था। कुछ संक्रियाएं, कुछ सवाल भी कि हमने कुछ नियम पढ़े, विभाजकता के नियम पढ़े, संख्या क्या होते हैं उनके बारे में जाना। ठीक है सर, अब अगली वीडियो आएगी इसके प्रैक्टिस सेट की, ट्यूशनों की। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए।